अस्सलाम वालेकुम। अभी अपनी अटेंडेंस जो है आप लोग प्रॉपर्ली, मैंने से कहा फर्स्ट सेशन में कि आप प्रॉपर्ली अपनी एलएमएस पे अटेंडेंस को चेक करते रहा करें। ठीक है, तो साहब मैंने अभी आपके लास्ट वीक के जो हैं उनको अटेंडेंस मैंने दोनों डेज की अपडेट कर दी थी, तो आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा, वैलिडेट कर लीजिएगा। इसके अलावा गूगल क्लासरूम पे भी मैं आप लोगों को जो है अटेंडेंस में जो एब्सेंट स्टूडेंट्स की लिस्ट है वो भेजता रहता हूँ, तो आप उसको भी वेरीफाई कर लीजिए। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में यूएमएल डायग्राम टाइप्स को हम बात कर रहे थे, और फिर हमने आपसे बात की थी कि हम बेसिकली इस कोर्स में किन डायग्राम्स को हम कह रहे हैं कि वो कोर हैं और उन पर हमारा फोकस बहुत ज़्यादा होगा। और कुछ डायग्राम्स हैं जो कि हम कवर तो उनको भी करेंगे, लेकिन एज कम्पेयर्ड टू दो डायग्राम्स जो मैंने आपको कोर डायग्राम लिख दिया है, कि ये आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम करना होगा और थॉरली इस पर काम करना होगा, इस पर आपको टाइम ज़्यादा लगाना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको बताई कि आप बेसिकली यूज़ केस से हम स्टार्ट करेंगे अभी मिड टर्म से पहले, और फिर हम क्लास डायग्राम को विजिट करेंगे, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वगैरह लेके, और फिर टाइप्स वगैरह की बात करने के बाद हम रीविजिट करेंगे यूज़ केस डायग्राम को। ठीक है जी। और उसके बाद फिर हम इसमें एक क्या कहता है यूज़ केस रियलाइजेशन, यूज़ केस नरेशन, उसके बाद फिर हम दोबारा से कंप्लीटली क्लास डायग्राम को कवर कर लेंगे, और फिर इसको हम एक्टिव डायग्राम को एक्सप्लोर करेंगे और क्लास डायग्राम का कोड हम बेसिकली ये हमारे पास जो है वो साथ मैंने कहा क्लास डायग्राम के साथ ही जो है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम और पैकेज डायग्राम मैंने से कहा कि आपके पास डॉट नेट में हम इसके लिए नेम स्पेस यूज़ करते हैं कि टर्म, और जावा में इसके लिए हम पैकेज यूज़ करते हैं। ये बेसिकली क्लास डायग्राम की ऑर्गेनाइजेशन है, डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर आप क्लास डायग्राम अपनी क्लासेस को प्लेस करते हैं। तो उसके लिए जो पैकेज डायग्राम है उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कोर हमारे पास यही है, इसी के बेसिस पर ऑब्जेक्ट डायग्राम और इसी के बेसिस के ऊपर पैकेज डायग्राम ही हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें ये होती क्या है, इसको सिर्फ छोटा सा ओवरव्यू के लिए मैंने ये कुछ जो है थोड़ा सा डॉक्यूमेंट मैंने इसमें ऐड किया है। ये समझे ब्रीफ एक जस्ट एक ग्लिम्प्स है, हम थॉरली फिर एक एक करके इन डायग्राम्स को पढ़ना शुरू करेंगे जब हम इसको कोर्स समझ जाएंगे। क्लास डायग्राम में देख लीजिए, ये आपने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्लास डायग्राम को तो आपने कवर किया ही होगा। ठीक है, तो यानी क्लासेस जो हैं उसमें ये नज़र आ रहा है, कोई इनहेरिटेंस को शो कर रहा है, और ये जो है वो कॉम्पोजिशन को शो कर रहा है, सिंबल जो है ये बेसिकली एसोसिएशन को शो कर रहा है। तो इस तरह से डिफरेंट जो क्लासेस हैं, क्लासेस में रिमेंबर क्या आपके पास जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल, और याद रखिए क्लासेस 3 टाइप्स की होती हैं आपके पास। एक आपके पास जो है क्लास है उसको हम कहते हैं व्यू टाइप ऑफ क्लासेस, उसको हम बाउंड्री क्लास भी कहते हैं। एक आपके पास है मॉडल क्लासेस को हम एंटिटी क्लासेस भी कहते हैं, और एक आपके पास है कंट्रोल क्लासेस। तो 3 तरह की क्लासेस बेसिकली हम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पर जो नॉर्मली हम हमने अभी शो किया ये एंटिटी क्लासेस को हम इस तरह से शो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही फिर हम देखेंगे कि बाकी डायग्राम भी कैसे करते हैं। तो क्लास डायग्राम जो है ये आपके ओवरऑल स्टैटिक स्ट्रक्चर जो है सिस्टम का, ये इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करेंगे। इसके रिमेंबर के 2 हम कंपार्टमेंट में इसको डिज़ाइन करते हैं रेक्टेंगल को डिवाइड करते हैं, और तीसरा जो इसका नेम है इसका 2 जो है उसके अंदर आपके पास वेरिएबल हैं, और ये नज़र आ रहा है आपको, ये दो उसमें जो है वो एक में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, और जो लास्ट वाला होता है इसमें आपको अपने मेथड्स को लिस्ट करना होता है, जो जो ऑपरेशन फंक्शन जो आप इस क्लास जो आप परफॉर्म करवाना चाह रहे होते हैं। फर्स्ट जो आपका सेक्शन होता है इसमें आप अपनी क्लास का नेम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। हम इसको फिर से जब देखेंगे तो इसकी कोड भी मैं आपको उसका बताऊंगा कि उसको कोड किस तरह से किया जाता है। पैकेज डायग्राम से मैंने भी कहा कि आप ये जो अपने क्लासेस हैं इनको आप अपने डिफरेंट फोल्डर्स में प्लेस कर रहे होते हैं। तो आपने कौन सी क्लासेस किस फोल्डर में क्रिएट की है ये आप यहाँ पर पैकेज डायग्राम के अंदर अपने शो करेंगे। ठीक है, इसी तरह से आपके जो क्लासेस हैं उसके ऊपर आप अपने ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंस क्रिएट करते हैं,
ठीक है। मैं जैसे आपने सपोज करें कि स्टूडेंट क्लास है, तो आप फिर किसी से आपका अपना आईडी है 123 है, तो 123 नेम का स्टूडेंट क्रिएट हुआ। तो ये जो 123 का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है आपने, ये नेम से किया है, ये बेसिकली किसी एक स्टूडेंट क्लास के ऊपर बेस्ड होगा। इसलिए इसका मतलब है कि ये 123 जो है ये बेसिकली स्टूडेंट क्लास का एक इंस्टेंस है। इस तरह से आपने स्टूडेंट क्लास के कई इंस्टेंसेस या कई ऑब्जेक्ट्स आप अपने क्रिएट कर सकते हैं। ये तीनों जो है ये बेसिकली, तो मैंने कहा कि क्लासेस से रिलेटेड, क्लास डायग्राम से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इसको स्ट्रक्चर डायग्राम को पहले यहाँ पर ग्रुप किया है कि हम जब इसको पढ़ेंगे तो साथ ही फिर हम ये भी और ये दो जो डायग्राम भी इसको हम कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये तो आपके स्ट्रक्चर डायग्राम से के थ्रू बात की हमने। सेकंड जो आपके पास है ये कंपोनेंट डायग्राम है। जो भी आपके कंपोनेंट्स जो हैं, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर डिजाइन करने जाते हैं तो आप उसमें कौन कौन सी स्टैटिक लाइब्रेरीज को यूज करना चाह रहे हैं, कौन सी थर्ड पार्टी को यूज करना चाह रहे हैं, जैसा कि को यूज करना चाह रहे हैं। तो जितने भी कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके यूज होंगे। सोर्स कोड आपका जो है, बाइनरी कोड है, एग्जीक्यूटिबल्स हैं, ये सारे के सारे जो भी आपके पास हैं उसको आप कहाँ किस किस तरह से ग्रुप करने जाएंगे, इसको आप कंपोनेंट्स के अंदर, कंपोनेंट डायग्राम के अंदर बेसिकली आप शो कर रहे हैं। ठीक है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम के अंदर आप पूरा बता रहे होते हैं कि आपके पास कौन कौन से जो ओवरऑल जो है वो नोड्स यूज हो रही होंगी, डोमेन कौन कौन से यूज होंगे, और उन डोमेन्स के ऊपर आपके पास फर्दर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनमें से आपस में कनेक्टिविटी कनेक्शन वगैरह क्या है। ठीक है, तो ये जो डिप्लॉयमेंट टीम है बेसिकली ये दोनों चीज़ें, डिप्लॉयमेंट डायग्राम और ये डिप्लॉयमेंट टीम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा भाई, जो फर्स्ट सेशन में अभी तक जिन्होंने किया, सेकंड सेशन में भी ज्वाइन किया, वो जरूर अटेंडेंस को सेंड कर दे, ताकि ऐसा ना हो कि उनकी अटेंडेंस फर्स्ट की में नहीं लगाई है मैंने तो अभी भी मिस हो जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी ज्वाइन किया है वो तो जरूर ज्वाइन करते हैं। बाकी लोग भी ज्वाइन अटेंडेंस को फॉरन सेंड कर, जैसे आप कनेक्ट किया करें अपने अटेंडेंस को चैट पर लिख दिया करें, ताकि आपकी अटेंडेंस जो है मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ। ठीक है जी। अच्छा, तो हम बात जो है यहाँ पर कर रहे थे स्ट्रक्चरल डायग्राम्स से रिलेटेड। हमने 5 डायग्राम्स को भी मैंने आपसे डिस्कस किया है, एक क्लास डायग्राम को, एक पैकेज डायग्राम को, ऑब्जेक्ट डायग्राम को और कंपोनेंट के साथ डिप्लॉयमेंट डायग्राम को मैंने आपसे अभी डिस्कस किया। जो दूसरी टाइप की डायग्राम बता दी, बिहेवियरल टाइप की डायग्राम जो है, ठीक है, ये तो मैंने अभी स्ट्रक्चर की बात की। अच्छा, बिहेवियरल डायग्राम्स के अंदर आपके पास मैंने कहा कि हम आज जो है इंशाल्लाह ताला यूज केस से स्टार्ट करेंगे, यूज केस डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा भी जो दूसरी डायग्राम है, यूज केस बेसिकली जो इनिशियल रिक्वायरमेंट को, जो फंक्शंस को, सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन वगैरह को क्रिएट करता है, को एनालिसिस करते हैं, तो हम उसके लिए जो है वो यूज केस डायग्राम को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और फिर हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट्स के बिटवीन क्लासेस हैं, क्लासेस की जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हमने इससे पहले ऑब्जेक्ट डायग्राम को हमने बात की कि हम उसे जो है वो मेंशन कर देते हैं पहले, तो उन ऑब्जेक्ट से बिटवीन क्या रिलेशनशिप है और फ्लो क्या है, ये हम सीक्वेंस डायग्राम के अंदर और फिर इसी तरह से कोलैबोरेशन डायग्राम के अंदर हम इसको फर्दर एनहांस करते हैं। ये दोनों डायग्राम भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसको पढ़ेंगे आप तो ये भी, या इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, तो ये मिड टर्म के बाद है इंशाल्लाह इन दोनों डायग्राम्स तो ये मिड टर्म से ये हम आज ही इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे यूज केस डायग्राम। फिर आपके पास है स्ट्रक्चर डायग्राम और एक्टिविटी डायग्राम। एक्टिविटी डायग्राम में पहले पढ़ेंगे हम, वो मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि इन दोनों को मैं साथ लिखा था, इसलिए मैंने इसको एक्टिविटी भी यहाँ नहीं लिखा। जो सीक्वेंस में है हम उसके बाद जो है वो मिड टर्म से पहले एक्टिविटी डायग्राम को कवर करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली फ्लो चार्ट डायग्राम की तरह से ही है, लेकिन जो आप बेसिकली प्रोसेस का फ्लो है वो आप यहाँ पर कोई जो आप ऑलरेडी डेटा फ्लो डायग्राम वगैरह आपने जो पढ़ी है पहले, समझो उसकी ही आपको लगेगी कि ये कुछ इनहैंस वर्जन है डायग्राम। स्टेट डायग्राम जो है ये आपने ऑपरेशनल रिसर्च अगर आपने कुछ पढ़ा है, ऑटोमेटा में पढ़ा है, तो उसमें स्टेट डायग्राम बनाते हैं आप, बेसिकली वही यहाँ पर भी है कि हर ऑब्जेक्ट की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, तो उन स्टेट्स को हम यहाँ पर डिफरेंट इवेंट्स के ऊपर हम यहाँ पर पहले जो है ग्रुप कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, ताकि हमें ये आइडिया हो कि कौन सी स्टेट जो है किस पर्टिकुलर इवेंट पे कौन क्या स्टेट होगी, और फिर जब इवेंट चेंज होगा तो ये फर्दर कौन सी स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो ये भी हम जो है मिड टर्म के बाद ही इसको इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो ये हमारे से कुछ समरी थी जो मैंने आपसे अभी शेयर करी कि हम इन डायग्राम्स को बेसिकली आपका जो कोर्स है, समझिए कि जो आपके पास ये जो मैंने आपसे अभी यूएमएल डायग्राम्स की जो समरी है, डायग्राम्स नोटेशन जो शो किया, इसको हम थॉरोली एक एक करके इन डायग्राम्स को इंशाल्लाह ताला इस कोर्स के अंदर कवर करने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको एक तरह से कोर्स आउटलाइन तो मैंने आपकी
ऑलरेडी गूगल क्लासरूम के ऊपर आपको मैंने सेंड कर ही दी है, लेकिन ये थोड़ा सा और भी है के पास, एक समराइज फॉर्म में है। अगर आपको देखना हो कि कौन सी डायग्राम्स हैं वो किस तरह की होती हैं, तो ये भी आप इसको अपने पास नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम जो यहाँ तक कोई अगर किसी को कुछ पूछना है तो पहले वो मुझसे क्वेश्चन पूछ ले। अब हम जो है वो यूज केस डायग्राम जो ये वाली है इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हमें नजर आ रहा होगा कोई टैब मैंने ओपन पहले से किया हुआ है। अगर किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो वो मुझसे पहले इसको कवर कर लें, फिर मैं इसको फर्दर आपसे डिस्कस कर लूँगा। हाँ भाई, किसी को कुछ पूछना है अभी तक जो हमने पढ़ा है, इसको अगर आपने भी कुछ पूछना है तो वो पहले इसको डिस्कस कर लें, फिर मैं एक्चुअल जो टॉपिक है दूसरी यूज के डायग्राम का उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। कोई क्वेरी नहीं है आप लोगों की? हाँ भाई, चलें मैं अब सर मैं स्नैप ले लूँ, फिर मैं आपसे अटेंडेंस का स्नैप मैं सेव कर लूँ। अच्छा जी, अटेंडेंस को तो मैंने सेव कर लिया। अब मैं एक स्नैप और ले देता हूँ। सेकेंड सेशन किया हो गया सेकेंड सेशन। चलिए अब मैं नेक्स्ट जो आपसे अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है यूज केस डायग्राम, ठीक है। ये सब स्लाइड्स हैं, रिमेंबर कि मैंने आपको गूगल क्लासरूम के ऊपर मैं ऑलरेडी अपलोड मैंने कर दी है, और मैंने बताया था कि मैं हर क्लास से पहले जो है शुरू से पहले जो लेक्चर स्लाइड्स होती हैं वो मैं आपको अपलोड कर देता हूँ, और क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो लेक्चर के बाद वो मैं आपसे शेयर करूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करेंगे यूज केस डायग्राम को, जो मैंने आपको थोड़ा सा भी इंट्रोडक्शन जो है यूएमएल का, उसमें मैंने आपको जस्ट इसका एक स्नैप दिखाया था कि किस तरह की होती है यूज केस डायग्राम। जो है एक्चुअली ये सिस्टम सॉफ्टवेयर जो भी हैं, ये सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की रिक्वायरमेंट जो है उनको शो करने के लिए, उनको डॉक्यूमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो एक्चुअल हमारा पर्पस होता है, जिस पर हमारा फोकस होगा, वो हमारा फोकस जो है वो जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, मतलब व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर, हमारा फोकस बेसिकली इस पर होता है। हम बेसिकली ज़्यादा फोकस हाउ पे नहीं करते इसमें, कि हमें इसको एक्चुअली किस तरह से डिज़ाइन करना है, और जो बिहेवियर को में जो हाउ वाला कॉन्सेप्ट है वो हमारा इस पर ज़्यादा फोकस नहीं होता। हमारा ज़्यादा फोकस होता है कि किस टाइप के बिहेवियर्स हैं जो एक्सपेक्टेड इस सिस्टम के हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं, तो व्हाट पे हमारा जो है फोकस ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसको जो हम अभी फर्स्ट जो आज हम बेसिकली कवर करेंगे वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो इसकी है डायग्राम्स के थ्रू हम जिस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, वो हमारा फोकस आज की क्लास में होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका टेक्सचुअल जो जो नोटेशन है हम उसको भी बात करेंगे, लेकिन मैंने इससे भी कहा कि हम इसका टेक्सचुअल जो जो डायग्राम जो एनालिसिस के जो नोटेशन है वो हम थोड़ी सी क्लास डायग्राम को पहले मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लूँगा, उसकी टाइप्स वगैरह को डिस्कस कर लूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको ये रिविजिट करूँगा, उसकी टेक्सचुअल नोटेशन को हम देखेंगे कि वो क्या होते हैं, और फिर मैं यूज केस रियलाइजेशन को जो है वो कवर करके और फिर क्लास डायग्राम को मैं फिर रिविजिट करूँगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्लो है। तो अभी आज जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो उसकी होगी डायग्राम की, हमारा फोकस बेसिकली इस पर होगा आज के लेक्चर। अच्छा, एक चीज़ में ख्याल रखिए कि यूज केस जो हमने कहा कि ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स को जो भी हमें डॉक्यूमेंट करना है उसके लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं यूज केस, यानी कि बेसिकली एंड यूजर के जो भी यूसेज पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो यूसेज का जो हर एक का क्राइटेरिया, जिस किस तरह से उस सिस्टम को यूज करेगा एंड यूजर, उसके पास कौन कौन से फॉर्म्स हैं, उन फॉर्म्स को वो किस तरह से यूज कर रहा होगा, बेसिकली हमारा फोकस यूज केस के अंदर, यूज केस डायग्राम में इसी चीज को डायग्रामेटिकली विजुअल नोटेशंस के थ्रू शो करना होता है, ठीक है। तो एक ये ख्याल रखिएगा इसका, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा रिमेंबर कि ये डायग्राम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं बनाई जाती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो है वो एक तरह से कह लें कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट के बिहेवियर को किसी तरह से डॉक्यूमेंट करना होता है, लिस्ट करना होता है यूजिंग सम
विजुअल नोटेशंस, ठीक है। तो हम बेसिकली उसकी डिटेल की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो हम सिंपली एक तरह की लिस्ट एक तरह से करना चाह रहे हैं, वो इसलिए हम इसको यूज केस डायग्राम को शो करेंगे। तो आप ये चाहेंगे कि जिसको फ्लो बनाएं कि पहले कौन सा ऑपरेशन है, फिर उसके बाद सेकंड सीक्वेंस कौन सा, तो वो सीक्वेंस डायग्राम के अंदर हम उसको, और फिर एक्टिविटी डायग्राम वगैरह के अंदर हम इसको कवर करेंगे, दूसरी डायग्राम होती है। तो अब यहाँ पर हम जो यहाँ पहले बात कर रहे थे कि हमें देखना ये है कि कितने टाइप्स के यूजर्स हैं। जैसे अगर आप अपने देखें कि जो आपका रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, इसमें एक तो जो आपके आपका अपना कॉलेज है जिसमें आपको कोर्सेज ऑफर होते हैं, तो एक तो एक्टर वो होगा जो कि आपके कोर्सेज को ऑफर कर रहा होगा और डेटाबेस में सेव कर रहा होगा। पहला तो एक तो वो यूजर हो गया, ठीक है। तो उस सेक्टर का अपना रोल होगा कि वो कोर्सेज ऑफर करेगा, उसको सेव करेगा डेटाबेस में, और उसके एक्सेस को आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। उसमें कुछ पॉलिसीज वगैरह होती हैं, वो पॉलिसीज भी वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो एक तो ये। दूसरा आपके पास पता है आपको कि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है उसके पास उसके यूजर्स का एक रोल होता है कि वो स्टूडेंट्स को उन ऑफर्ड कोर्सेज में से, जो भी सिलेक्टेड कोर्सेज और एलिजिबल कोर्सेज होते हैं, उनमें उन स्टूडेंट्स को रजिस्टर कर रहा होता है। और तीसरा अगर आप देखें तो स्टूडेंट खुद भी ऑनलाइन जब रजिस्ट्रेशन ऑन होती है तो वो खुद भी अपने आप को इनरोल कर रहे होते हैं, ठीक है, रजिस्टर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक जो यूसेज है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन का, वो स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव भी उसमें है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ रजिस्ट्रेशन की सिर्फ हम बात करें तो एक तो आपके पास जो कोर्स ऑफरिंग जो स्टाफ है वो इसमें रोल है, जैसे कि आपका जो प्रोग्राम मैनेजर है वो बेसिकली उनका वो एज एक्टर यहाँ पर होंगे। और दूसरा रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसमें एक्टर होगा। इवन एकेडमिक ऑफिसर्स के पास भी रजिस्ट्रेशन की अथॉरिटी होती है स्टूडेंट्स की, तो वो भी एक एक्टर जो है इसमें आप ऐड करेंगे, और एज स्टूडेंट जो है वो भी एक एक्टर आपके पास होगा। ठीक, ये मैंने आपको चार एक्टर्स मैंने जो है वो आपसे मैंने अभी काउंट करवाए हैं, ठीक है ना। एंड यूजर जो आपकी चार तरह के इसके हैं जो कि आपकी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को यूज करेंगे, ठीक है। और ये तो हमने बात कर ली। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले तो यूजर्स को आइडेंटिफाई करना है, जिसके लिए यहाँ पर यूज केस डायग्राम में जो टेक्निकल टर्म यूज करते हैं वो एक्टर की टर्म यूज करते हैं, जो मैंने यहाँ पर मेंशन की है। इसके अंदर सेकंड लास्ट जो सेंटेंस नजर आ रहा है आपको, लास्ट थर्ड। अच्छा, फिर इसके बाद हमें ये देखना होता है कि वो जो एक्टर्स हैं वो कौन कौन किस किस तरह से सिस्टम को यूज करेंगे। तो उसके लिए फिर आप उनके यूज केसेस जो है वो आपको मेंशन करना होगा, उसको लिस्ट करना होगा। तो यानी कि पहला आपको काम जो है वो ये होगा कि एक्टर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, एक्टर्स में से रिमेंबर के एक तो होता है उसमें ह्यूमन एक्टर, इंडिविजुअल जो ह्यूमन है, हर स्टूडेंट का अपना अपना, हर फैकल्टी मेंबर का अपना, हर रजिस्ट्रेशन स्टाफ का, सपोर्ट स्टाफ का, हर एक का अपना अपना एक यूजर अकाउंट होगा। तो एक तो एक्टर हम उसको कहते हैं। एक हम एक्टर जो है वो डिपार्टमेंट को भी कह सकते हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट जो है, जो आप फी पे करेंगे तो अकाउंट डिपार्टमेंट जो है आपकी फी के लिए कैलकुलेशन का जो भी फॉर्मूला वगैरह है वो अपने पास सेटअप कर देता है, सेटअप बना देता है, ताकि आप जब रजिस्ट्रेशन करें तो आपके जो फी वाउचर है उसका आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फी पॉलिसी वो आपको वाउचर जो है फी वाउचर जनरेट हो सके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक उसके बाद जो है सिस्टम जब आप उसको कनेक्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन को, आपको पता है कि सिस्टम ये वेरीफाई करता है कि भाई आपके प्रीरेक्विजिट जो है वो क्लियर है नहीं है, आपने उतने जो मिनिमम रिक्वायर्ड क्रेडिट आवर्स हैं वो आपने कंप्लीट कर लिए हैं नहीं कर लिए। अब ये जो आपको सिस्टम जो है, अब जो आप जब आप इनरोलमेंट के लिए जाते हैं तो वो आपको अगर सपोज करें कि 35 कोर्सेज ऑफर किए हैं आपके डिपार्टमेंट ने, तो उनमें से वो सिर्फ आपको 6, 7 या 5 कोर्सेज को सिर्फ शो कर रहा होता है। बाकी जो 28-30 कोर्सेज जो होते हैं वो शो नहीं कर रहा होता है। तो इसको फिल्टर कौन करता है? फिल्टर इसको करता है सिस्टम। तो इसका मतलब है कि एक सिस्टम एक्टर भी आपके पास अदर देन ह्यूमन एक्टर्स, अदर देन ह्यूमन यूजर्स, वो भी इसमें होता है। यानी कि इसका मतलब है कि आपने जैसे ही एक जो लॉग इन किया और रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल को आपने क्लिक किया तो वो सिस्टम आपके प्रोफाइल के बेसिस पर, आपके हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर, जो आपके यूनिवर्सिटी में जितने भी आपने अभी तक कोर्सेज पढ़े हैं उन उसकी हिस्ट्री के बेसिस के ऊपर वो आपको बेस्ड ऑन दी डिपार्टमेंट पॉलिसी
आपको कोर्सेज जो एलिजिबल कोर्सेज की लिस्ट आपको डिस्प्ले कर देता है। और फिर जब आप उसको सिलेक्ट करके आप एक कोर्स को राइट साइड पे ऐड में आपके सेक्शन में आप प्लेस करने जाते हैं, तो सिस्टम फिर दोबारा चेक करता है कि कहीं आपके पास जो है वो जो सिलेक्टेड जो आपके पास कोर्स है वो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो जो है वो जो मैक्सिमम नंबर स्टूडेंट जो है वो तो नहीं हो गए, और अगर वो नहीं है और आपको वो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इसमें सीट अवेलेबल है इसमें, तो वो फिर दूसरा चेक करेगा कि आपने अगर पहले कोई और कोर्स ऑलरेडी रजिस्टर करवाया हुआ है तो चेक करेगा कि आपका ये जो दूसरा कोर्स आप सिलेक्ट कर रहे हैं ये आपके प्रीवियस कोर्सेज से क्लैश तो नहीं कर रहा इनका स्केड्यूल, तो वो भी आपको ये सिस्टम ही आपको रिटर्न कर रहा होता है इस तरह की। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर सिस्टम आपको अलाउ कर देता है और आप अपने जो सिलेक्टेड कोर्स है उसको आप अपने जो एडेड रजिस्टर्ड कोर्सेज के अंदर आप उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो है वो आपको एक्टर्स दो तरह के मैंने कहा कि ह्यूमन एक्टर और सिस्टम एक्टर, दोनों तरह के एक्टर्स आपके पास हैं, और इनका जो यूसेज है उसके यूज केसेस वो भी आप यहाँ पर जो है उसको जो है वो आपको लिस्ट करना होगा। एक्टर्स को भी लिस्ट करना होगा, सिस्टम एक्टर को भी करना होगा, और इन इन एक्टर्स का जो इंटरेक्शन है विद द सिस्टम उनको भी आप यूज केस के अंदर लिस्ट कर देंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका मतलब ये हो कि इसमें, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें ऑर्डर जो है वो यहाँ पर नहीं है, यानी कि आप ये नहीं बताएंगे इसके अंदर कि आपको स्टेप नंबर 1 पे ये काम हुआ, स्टेप नंबर 2 पे ये हुआ, स्टेप नंबर 3 पे ये हुआ। ये आप ऑर्डर को यहाँ पे सीक्वेंस को आप यहाँ पर शो नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि रिक्वायरमेंट का इनिशियल डॉक्यूमेंट है ये, तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ हर यूजर के परस्पेक्टिव से वो सिस्टम को किस तरह से यूज करेगा वो आप सिर्फ यहाँ पर डॉक्यूमेंट करेंगे, लिस्ट करेंगे। ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है कि बहुत सिंपल होनी चाहिए डायग्राम, और इसमें बहुत ही जो है लेसन नंबर ऑफ स्टेप्स आपको नजर आएंगे, शेप जो इसकी बहुत ही वो लेसन नंबर की हो। ठीक है जी। यहाँ तक सिर्फ डिस्क्रिप्शन की मैंने भी बात की, इंट्रोडक्शन है। अभी तो मैं इसको नेक्स्ट आपसे शेयर करता हूँ। कोई क्वेश्चन अगर किसी के पास है तो पहले मुझसे आप वो डिस्कस कर लें, फिर मैं आपको यूज केस के फिर सेकंड स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है, मैं आपसे वो डिस्कस करने जा जी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो वो मुझसे पूछ लें, इसके बाद फिर मैं इसका जो नेक्स्ट है वो मैं आपसे। अच्छा जी, चलें फिर नेक्स्ट हम इसको। अब बेसिकली ये जो यूज केस डायग्राम है, आपने जैसे मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट सेशन में आपको मैंने मल्टीपल डायग्राम्स को शो किया था, तो उसमें से आखिर यूज केस डायग्राम को जब हम डिज़ाइन करने जाते हैं तो ये हमें कब यूज़ करनी चाहिए, ये डायग्राम कहाँ यूज़ होगी, किस वक्त यूज़ होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो हम बेसिकली मैंने ये स्लाइड है नेक्स्ट स्लाइड पे कि व्हेन टू यूज केस डायग्राम, उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो देखिए यूज केस जो है आपके पास, जैसे मैंने कहा कि ये सिस्टम के जो भी यूनिक फंक्शनैलिटी है, रिमेंबर ये फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ फ्रॉम सिंगल यूजर, वो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि हम एक वक्त में एक यूजर के पहले फोकस करेंगे, फिर उसमें हम दूसरे यूजर के यूज केसेस को ऐड करेंगे, और फिर हम उसमें तीसरे चौथे जो भी इतने यूजर होंगे उनको हम ऐड करते जाएंगे एक्टर को, और उन एक्टर्स के साथ साथ उनके जो केसेस हैं, यूज केसेस हैं, वो भी यूज केस डायग्राम में वन बाय वन करके ऐड होते रहेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टेप में तो आपको यूज केस की फंक्शनैलिटी जो है वो हर यूजर के पर्सपेक्टिव से वो लिस्ट करना होगी, डॉक्यूमेंट करना होगी। तो मैंने भी कहा कि इसमें जो जो सिस्टम की जो कोर जो आपके पास फंक्शनैलिटी है उसको किस तरह से आप उनके इंटरेक्शन को जैसे कह रहे हैं कि एक्टर्स और उनके साथ यूज केसेस को आप डॉक्यूमेंट करेंगे, ये इसका कोर पर्पज है इसका। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जनरल यूज जो है ये यही है, इसका यूसेज जो है इसके इंटरेक्शन को करना है। इसमें सीक्वेंस जैसे मैंने कहा कि वो इसका पार्ट नहीं है, इसमें डिसीजन बॉक्स वाला पार्ट नहीं है कि अगर ये एग्जिस्ट करे तो क्या करे, एग्जिस्ट ना करे तो क्या करे, इस तरह की जो आपका डिसीजन है वो यहाँ पर नहीं है। तो यूज केस डायग्राम में एक और भी चीज़ हमें देखना पड़ती है कि यूज केस जब डायग्राम है उसकी प्री कंडीशन क्या है, पोस्ट कंडीशन क्या है। यानी कि इसका मतलब ये हो कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम जब एक्टिव आप करेंगे तो प्री कंडीशन उसकी ये है कि आपको कोर्सेज फाइनलाइज हो जाएं अगले सेमेस्टर के लिए। ठीक है। और जैसे ही आप अपने सेव करते हैं तो वो सेव करने के बाद उसके साथ जो आपके फी की पॉलिसी है उसको इंटीग्रेट कर देता है,
ताकि आपके पास जो सिलेक्टेड कोर्सेज हैं उसका फी वाउचर आप जनरेट कर सकें। तो यानी कि इसका मतलब है कि आपके पहले तो कोर्सेज का ऑफर होना मैंडेटरी है, और उसके बाद ये जो आपके सिलेक्टेड कोर्सेज को जब ये आप सेव कर लेंगे तो फिर ये इसके साथ फौरन जो भी फी की पॉलिसी है उसको ऐड करेगा पोस्ट में, और ऐड करने के बाद जब भी आप उसमें उसका फी वाउचर निकालना चाहेंगे तो वो निकाल सकते हैं पोस्ट कंडीशन के बाद। पोस्ट कंडीशन उसके बाद जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे स्टेप, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है, आपने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करके उसने राइट साइड पे मूव कर दिया, और जब उसको आप सेव करने जाएंगे तो वो सेव करने के बाद इसके साथ फौरन कैलकुलेट करेगा कि आपने जो सिलेक्ट करें कोर्सेज उसका फी का ओवरऑल कितने फीस बन गई, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये पोस्ट कंडीशन में आएगी, ठीक। तो आप इसके अंदर ये हुआ कि जब हम इसको ये यूज केस जो है ये तो आपको है नजर आ रहा है कि पहली लग रहा है, लेकिन जब इसको सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस जो है जब आपके सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है या आपको जो वाइवा होगा फाइनल प्रोजेक्ट का, उसमें भी यही चेक होगा कि आपने यहाँ पर जितने भी एक्टर्स की लिस्ट लिखी है और उनके यूज केसेस लिखे हैं, क्या सॉफ्टवेयर जो आपने डिप्लॉय किया है, डेवलप किया है, डिजाइन किया है, कोड किया है, क्या ये डिफरेंट एक्टर्स जो आपके पास हैं अगर आप उनसे लॉगिन एक एक करके लॉगिन करते हैं और जो यूज केस डायग्राम में जो फंक्शनैलिटी आपने लिखी होती है उनको वन बाय वन करके चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई फंक्शनैलिटी मिस हो गई हो। और आप फिर ये भी चेक करते हैं कि दूसरा जो इसका पार्ट होता है कि आप दूसरे यूजर्स के यूज केसेस को भी किसी ऐसे यूजर से जिसको कि वो एक्सेस नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप उसको यहाँ पर टेस्ट करेंगे कि वाकई वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ताकि हम ये चेक कर लें कि सिक्योरिटी कोई ब्रीच तो नहीं है इसके अंदर, कि आपके पास जो रोल नहीं है लेकिन आप जब इससे कनेक्ट करते हैं आपके फॉर्म को एप्लीकेशन को तो वो उसको एक्सेस कर लेता है। तो ये आपके पास जो टेस्ट केसेस हैं ये आपके सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेस्ड ऑन योर यूज केस डायग्राम डिजाइन करता है। तो इसका मतलब है कि ये यूज केस डायग्राम जो है इसकी बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर की इंपॉर्टेंस होती है, और वो टेस्टिंग के अंदर इसको भी यूज कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप यहाँ देखें तो इसको हम बेसिकली यूज कब करेंगे, जब हमें अपने रिक्वायरमेंट्स की सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करना, उस वक्त हमें इसको एनालिसिस फेज के अंदर हम इसको यूज करेंगे। अगर आपको हाई लेवल जो विजुअल सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आपको करनी है तो उस वक्त आप इसको यूज करेंगे। जो फंक्शनैलिटी है आपके सिस्टम उसको अगर आपको कैप्चर करना है तो उसके लिए आप यूज केस डायग्राम को यूज करेंगे। आपको जो सिस्टम के बिहाइंड जो भी आइडिया है, बेसिक आइडिया है, अगर आपको उसको मॉडल करना है यूजिंग सम स्टैंडर्ड नोटेशन नोटेशन, तो उसके लिए भी आप यूज केस डायग्राम को यूज करेंगे। तो एक यहाँ पे टर्म, यहाँ दो टर्म यूज हुई है, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग की और एक है रिवर्स इंजीनियरिंग की टर्म यहाँ यूज हुई है। देखिए फॉरवर्ड इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग बेसिकली ये केस टूल्स के नाम से आपके डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर हैं। अगर पता नहीं आपने इसको यूज किया है नहीं किया, कि आप अगर चाहें तो आप अपनी डायग्राम्स को जो है अपने जैसे आपने देखा होगा ये डॉट नेट जो आपने पढ़ी होगी ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, तो उसमें जो भी आप अपनी क्लासेस को क्रिएट करते हैं और उनकी क्लासेस के बिटवीन इनहेरिटेंस वगैरह और एसोसिएशन वगैरह की आप उसमें ड्रॉ कर रहे होते हैं, तो अगर आप चाहें तो उसके थ्रू आपने कोड को भी जनरेट करा सकते हैं। मतलब आपके जो टूल्स होते हैं इसको केस टूल्स कहते हैं, इसमें अगर आप चाहें तो आप अपनी डायग्राम को पहले ड्रॉ कर लें, क्लास डायग्राम को सपोज करें पहले ड्रॉ कर लिए, उस क्लास डायग्राम को क्रिएट करने के लिए, क्लासेस को क्रिएट करने के लिए जो कोड होगा वो आपके पास खुद पूछता है कि आपको जावा में कोड चाहिए, आपको पाइथन पे चाहिए, आपको डॉट नेट पे चाहिए, तो आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे वो उसका कोड क्लासेस का उस तरह से क्रिएट कर दे, जनरेट कर देगा आपको। या अगर आप कहें तो कि मुझे मैं पहले कोड कर लेता हूँ, अब कोड करने के बाद उसकी क्लास डायग्राम बनानी है, तो वो केस टूल्स ये काम भी कर देते हैं, ठीक है। तो एक तो काम ये है कि आप डायग्राम के थ्रू कोड जनरेट कर रहे हैं, इसको कहते हैं फॉरवर्ड इंजीनियरिंग, और एक ये कर रहे हैं कि हाँ बस कोड अवेलेबल है लेकिन डायग्राम अवेलेबल नहीं है एनालिसिस की, तो आप उसको कोड दे देते हैं और वो कोड से आपके डायग्राम को जनरेट कर देते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो दो तरह के बेसिकली जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं। आप चाहें तो डायग्राम के थ्रू आप कोड जनरेट भी करवा सकते हैं यूजिंग फॉरवर्ड इंजीनियरिंग। आप ये भी कर सकते हैं कि कोड पहले कर लीजिए और डायग्राम बाद में बना दीजिए, इसको हम रिवर्स इंजीनियरिंग इसके लिए टर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी जो आपके पास टेस्ट केसेस हैं वो आप यहाँ यूज करेंगे, और उन टेस्ट केसेस की रिमेंबर कि हमने कहा कि यूज केस जो है वो टेस्ट केसेस के को हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट, यहाँ जो मैंने मेंशन किया इसके लिए वो यही किया है कि आपको अगर कोई भी
फंक्शनैलिटी और स्कोप जो है, बिहेवियरल स्कोप जो है सिस्टम का फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट यूजर्स, अगर आपको डॉक्यूमेंट करना हो, डिज़ाइन करना हो, तो फिर आप उसके लिए ये यूज केस डायग्राम को यूज करेंगे। 10 मिनट्स रह गए हैं, तो आप 10 मिनट्स के बाद जो है वो, हाँ अभी बस अजान की नमाज के बाद 10 मिनट्स के बाद हम इंशाल्लाह 9 मिनट के बाद ब्रेक ले लेंगे, और उसके बाद फिर आप नमाज पढ़ लीजिएगा इंशाल्लाह, सब नमाज पढ़ के, और उसके बाद फिर मैं क्लास जो है हम नमाज पढ़ने के बाद स्टार्ट करेंगे। मैं टाइम जो है वो मैंने ऐसे तो आप लोगों को मैं वो क्लासरूम पे मैंने आपको टाइम तो मैं अपडेट में आपके पास है, वहीं से मिल जाता है, लेकिन अभी भी मैं दोबारा अगर हम दोबारा जो करेंगे वो यार मैंने भेज दिया आगे आप अच्छा मैं अभी एवरीवन भेज रहा हूँ टाइम, ताकि वो सबके पास चले जाए, उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं कि खैरियत तो है ये, अभी तो सब बंद है, सब लॉकडाउन हुआ है, तुम कहाँ जा रहे हो? अच्छा चले ठीक है, चलो देख लेंगे आगे तो मसला नहीं। अच्छा थोड़ी देर फिर थोड़ा सा अगर हो टाइम तो ज्वाइन कर लेना, ज्वाइन करके देख लेना, ठीक है। या कहीं जा रहे हो तो मोबाइल पे ही सुन लेना यार, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम क्या कह रहे हो कि फर्स्ट सेशन की रूम सेशन पे वेट कर रहा है। अच्छा तुम फर्स्ट सेशन वेट कर, चले वाली कोई बात नहीं, अभी तो आ गए ना आप, चलो खैर देर आए दुरुस्त आ तो गए, ठीक है मैं लगा दूंगा वाली, तो चेक कर लिया करो। फर्स्ट सेशन में वो असल में 1 घंटे का होता है, तो वो थोड़े घंटे से पहले कनेक्ट करेंगे ना, तो वो फर्स्ट सेशन को एक्टिव दिखा रहा होता है वो, ठीक है। तो वो जैसे 1 घंटा एक्सपायर होगा तो वो उसका एक्सपायर करता है, तो हम चूंकि इससे पहले कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो 2 सेशन दिखा, फर्स्ट सेशन को भी एक्टिव दिखाता है और सेकंड को भी दिखाता है, तो इससे जरा ख्याल रखिए सेकंड को जब आप करें। बल्कि मैं थोड़ा जैसे सोचता हूँ टाइम चेंज कर दूँ उसका, फर्स्ट सेशन का जो है मैं टाइम कर दूँ 55 मिनट कर दूँ, ताकि वो हमारे सेकंड सेशन ओवर लगेगा। अच्छा जी चलें, कोई नहीं वली, मैं आपको खैर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह ताला फर्स्ट सेशन की जो रिकॉर्डिंग है, तो आप उसको सुन लीजिएगा फिर बात, ठीक है। वैसे मैंने वो यूज के डायग्राम से पहले का था वो, इंशाल्लाह ताला उतनी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी उसके अंदर। हाँ ये जरा इंपॉर्टेंट था, ये आपने भी ज्वाइन कर लिया, इसको देखिए। अच्छा जी, अब हम बात ये कर रहे थे कि इसका पर्पस हमारा क्या हुआ, कि ये इसकी जो बिहेवियरल कॉन्टेक्स्ट है सिस्टम का, वो आप यहाँ पर यूज केस डायग्राम के थ्रू डिजाइन कर लेंगे। ये मैं समझाता हूँ उसको कि एक्चुअल डायग्राम है क्या। 7 मिनट अभी हैं और मजीद अभी सेकंड सेशन में। अच्छा ये किस तरह के सिस्टम की रिक्वायरमेंट को ये कैप्चर करेगा, सिस्टम के आर्किटेक्चर को वैलिडेट करेगा, और फिर यही जो हमें इम्प्लीमेंटेशन के और जो भी हम टेस्ट केसेस जो मैंने कहा कि ये प्रीवियस वाले की समरी है, और इसके अंदर के डोमेन्स को ये एनालाइज करेगा, गैदर करेगा। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए कि यहाँ पर आपको एक्टर्स भी आपको शो करने हैं, एक्टर्स को इस तरह से आप शो करेंगे, जो भी नाम होंगे एक्टर्स के वो आपने यहाँ पर मेंशन कर दिए, ठीक है। तो मैंने कहा सिस्टम एक्टर भी इसमें हो सकता है और ह्यूमन एक्टर भी इसमें हो सकता है, और कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन भी इसका एक्टर होता है, ठीक है। तीनों चीजें इसके अंदर हैं आपके पास, ये सिस्टम भी है आपके पास, कस्टमर भी है, और कोई ना कोई डिपार्टमेंट या कंपनी भी इसके अंदर एक्टर है। तो तीनों तरह के एक्टर्स यहाँ पर मेंशन हुए हैं, तो कोई भी टाइप का एक्टर होगा यूज। अच्छा फिर आप ये जो यहाँ पर इनकी जो फंक्शनैलिटी है, कि कौन सा एक्टर किस तरह से सिस्टम को यूज करेगा, उसके लिए फिर आप ये यूज केसेस लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बात हुई हमारी हैंडल मैसेज एक इसका है, और हैंडल जो मैसेज है वो सेल फोन जो है, सेलुलर फोन, उसके पास ऑटोमेटिकली कॉल जाएगी, वो भी हैंडल कर रहा होगा, या एक्सेल फोन कंपनी है वो भी हैंडल मैसेज को देख रहा होगा, या हैंडल कॉल जो है वो भी, जो अगर एसएमएस है कॉल है, दोनों जो वॉइस और टेक्स्ट जो है दोनों यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो रोल है, ये इसका रोल भी है, और ये इस एक्टर का रोल भी है, ठीक है। तो एक ये, और यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ पर लाइन जो शो कर रहे हैं इसको कनेक्ट करने के लिए इसको कहते हैं एसोसिएशन। ये एक्टर हो गया, ये सिस्टम की बाउंड्री हो गई। यहाँ पे कुछ आप नेम लिखेंगे, बस सपोज करें कि आप यहाँ पर लिख रहे हैं रजिस्ट्रेशन, यहाँ आप लिख रहे हैं एग्जामिनेशन, यहाँ आप लिख रहे हैं सेल सिस्टम, तो वो उसका सिस्टम का नाम लिख दीजिए यहाँ पर आप, ठीक है। इसका सिस्टम का नाम यहाँ पे लिखेंगे आप, और एक्टर्स उस सिस्टम में जो भी उस डिपार्टमेंट के एक्टर्स हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं उनको आप यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, और इन एक्टर्स के जो भी यूजेज हैं उनको आप यहाँ पर इस तरह से लिस्ट करेंगे। रिमेंबर कि इसकी जो नोटेशन है वो है
इलिप्स यहाँ यूज करेंगे और इलिप्स के अंदर आप इसको लिखेंगे। तो एक चीज़ है वो खैर मैंने नेक्स्ट स्लाइड में भी लिखी है, लेकिन जो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल आपको शो कर दी है तो मैं उसको भी यहाँ शो कर। अटेंडेंस अगर किसी ने सेंड नहीं करी है फिर कर दीजिए, मैं सेव करने जा रहा हूँ अटेंडेंस। अच्छा, तो यहाँ जैसे मैंने भी कहा कि आप जो है वो इसको तो एलिप्स के अंदर शो करेंगे यूज इनके यूज। अच्छा याद रखिए ये हमारी है बिहेवियरल डायग्राम। रिमेंबर मैंने जो आपको लास्ट जो सेशन में आपको जो समरी मैंने आपको बताई थी उसमें मैंने यूज केसेस को मैंने बिहेवियरल के अंदर जो है वो ग्रुप किया था। ठीक है, तो बिहेवियरल डायग्राम में ये जो आपके पास है ये सारे के सारे इनके यूज केसेस जो कि इनके एक्शंस को जो है वो शो कर रहे होते हैं। तो उसका फिर जब भी आप कोई भी एक्शन को शो करते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको हम कहते हैं वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने गौर किया होगा कि यहाँ पर जो नेम है यूज केस के अंदर जो लेबल कर रहे होंगे आप वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करेंगे और फिर सेकंड में आपके पास नाउन आ रहा है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर नाउन है, फिर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और नाउन है, यानी मैनेजेबल, हैंडल कॉल, हैंडल मैसेज। तो इसका जब भी आप यहाँ पे यूज केसेस को लिस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वो यूज केस का जो नेम है उसमें आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप बेसिकली शुरू करेंगे और नाउन जो है इसके बाद आप उसको लिख रहे हैं। अच्छा दानियाल को ठीक है, मैं इसको उनकी अटेंडेंस मेंशन कर दूंगा उसमें अटेंडेंस लिस्ट के अंदर इंशाल्लाह। डायग्राम देखो, डायग्राम ये डायग्राम तो ओवरऑल हो गए ना, ये यूज केस डायग्राम कहलाते हैं ना। यूज केस डायग्राम में एक तो मैंने कहा कि आपको पहले तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि आप ये किस डोमेन के लिए ये इसको यूज केसेस को डिजाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई और वो तो आपने लिख दिया बाउंड्री। अब इसमें कौन सा यूजर क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका क्या रोल है, क्या एक्टिविटी उसकी है, क्या यूज है इसका, वो आप यहाँ पर इन एलिप्स के अंदर लिख रहे होते हैं और किस यूजर का किससे इंटरेक्शन है वो आप इसको कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन से सिंपली। ठीक है जी, और जैसे यहाँ पर है कस्टमर जो है ये सिर्फ मैनेज बिल कर सकता है अपना, बाकी ये काम नहीं कर सकता, ये रोल इसका नहीं है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसकी एसोसिएशन भी यहाँ पर हमने उसको शो नहीं किया है। ठीक है जी, बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये तो जस्ट एक सिंपल नोटेशन थी ताकि आपको आइडिया हो कि उसकी डायग्राम होती क्या है। इसकी डिटेल भी हम इसके बारे में अभी नेक्स्ट उसके अंदर हम करने जा रहे हैं। 2 मिनट हमारे पास और हैं, फिर 2 मिनट के बाद ये सेशन ऑफ हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसको नमाज का ब्रेक आप ले लीजिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो नमाज के बाद हम लोग इसके बाद नमाज पढ़ने के बाद ये मैं आपको टाइम फिर दोबारा भिजवा दूँ कि हम इसके बाद करेंगे। ठीक है जी, अच्छा अब जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि यूज केसेस में हम जो भी सिस्टम का बिहेवियर है वो एक्टर्स के बिहेवियर के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है वो अपने यूज केसेस को जो आप शो करेंगे उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके पास हो गया कि कौन सा यूजर बेसिकली इसको यूज कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? यानी कि आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि आपको यहाँ चेक करना होगा कि कौन सा यूजर जो है वो आपके सिस्टम को यूज कर रहा है और उसका पर्पस क्या है और वो किस तरह से यूज कर रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी को आप जो है वो इसमें शो कर रहे होते हैं। ठीक है जी, मैं जब आपके अटेंडेंस के स्नैप भी साथ साथ ले लूँ अगर मेरे पास से अगर वो मिस हो जाती है तो ये मैं इसको मैंने सेव कर दिया। चलिए, अच्छा अब मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ कि इसमें जो सबसे पहले तो आपको अपने एक्टर्स को लिस्ट करना है, यूजर्स को लिस्ट करना होगा। जो मैंने आपको इससे पहले बता दिया कि यूजर्स जो हैं, एक्टर्स जो हैं इसमें ये कोई भी सिस्टम भी हो सकता है, कोई कोई इंडिविजुअल यूजर भी हो सकता है और कोई डिपार्टमेंट या कंपनी भी हो सकती है, यानी ग्रुप भी हो सकता है। ठीक, तो इसको आप यहाँ शो करेंगे। तो एक्टर्स जो हैं वो आप इस तरह से शो करेंगे इसमें, यानी कि नाउन बेसिकली है, यानी क्या नेम जो इसका नाउन से होगा, जो भी इसका रोल है आपका वो उनके हिसाब से कौन कौन से जो है लोग इसको यूज करें। अच्छा ये जरूरी नहीं कि जो ये जो हमारे पास सिस्टम ये बाउंड्री है ये सिर्फ एक एक्टर सिर्फ इसी को यूज कर रहा हो सकता है कि ये एक्टर दो सिस्टम्स को भी, ये जो एक्टर है ये दो सिस्टम को भी एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, तो ये भी चीज जो है आपको यहाँ पर शो, इसको भी यहाँ पर ये ख्याल रखेगा कि एक एक्टर जो है वो किसी एक सिस्टम से भी बिलोंग कर सकता है और दूसरे से भी कर सकता है।
जैसे आपके पास सेल्स में है तो सेल्स सिस्टम के अंदर सेल्स के यूजर तो हैं, लेकिन उसमें अकाउंट डिपार्टमेंट के यूजर